नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अतुल्य आरएस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। तो दोस्तों, हमने शुरू किया था सेकंड ग्रेड अध्यापक भर्ती परीक्षा यानी कि वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा का पेपर फर्स्ट। और पेपर फर्स्ट में हमने सबसे पहले राजस्थान की ज्योग्राफी को शुरू किया था और इसमें जो हमारा टॉपिक चल रहा था वो था राजस्थान का अपवाह तंत्र। आज इसकी फोर्थ वीडियो है और फोर्थ वीडियो में हम मुख्यतः चंबल नदी के विषय में बात करने वाले हैं। उसमें कौन कौन सी नदियाँ बहती हैं, कौन कौन सी नदियाँ उसमें आकर के मिलती हैं, चंबल का आबोहवा तंत्र क्या है दोस्तों, ये सारा हम अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। तो ये जो हमारा सिलेबस था जो हमने शुरू किया था, इसमें हमने लोकेशन, एक्सटेंट, रिलीफ फीचर्स, क्लाइमेट, ये सारा अपने कर चुके थे। अभी अपने ड्रेनेज को देख रहे थे दोस्तों। थोड़ा मुश्किल टॉपिक या फिर हम कहें समझने वाला टॉपिक ये लास्ट सा ही है। उसके बाद में तो सारे के सारे फैक्चुअल हैं, वेजिटेशन है, एग्रीकल्चर है, लाइव स्टॉक है। तो इस पे थोड़ा सा हमें ध्यान देना है। एक दो क्लासेस में ये आपका कंप्लीट हो जाएगा, फिर इसके बाद में अपनी स्पीड भी बन जाएगी दोस्तों। तो चलिएगा शुरू करते हैं आज की क्लास को। तो दोस्तों, इस क्लास में हम बात करने वाले हैं राजस्थान का अपवाह तंत्र के विषय में। चौथा भाग है ये इसका। और देखिएगा दोस्तों, राजस्थान के अपवाह तंत्र को हमने बांटा था 3 भागों में। इसमें एक था हमारा अंतःप्रवाह की नदियाँ, एक था हमारा अरब सागर की नदियाँ, उसके बाद में हम पढ़ रहे हैं बंगाल की खाड़ी की नदियाँ। और इसी क्रम में बंगाल की खाड़ी के अपवाह तंत्र की प्रमुख नदियों के अंतर्गत आज हम सबसे पहले बात करेंगे चंबल नदी के विषय में दोस्तों। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये एक चंबल नदी का डायग्राम है। यहाँ से एक वस्तु स्थिति अपने इसकी क्लियर करने की कोशिश करते हैं, कुछ एक दिमाग में आपके फीचर बैठ जाए, फिर उसके बाद में हम इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो ये देखिएगा दोस्तों, ये जनापाव की पहाड़ियों से निकलती है। एमपी के अंदर जनापाव की पहाड़ियों से ये निकलती है और यहाँ से निकलने के बाद में देखिएगा ये 84 गढ़ हैं। कौन सा है? 84 गढ़ है, जहाँ से ये राजस्थान में प्रवेश करती है। उसके बाद में इसके ऊपर देखिएगा यहाँ पर बांध बना हुआ है। पहला बांध जो राजस्थान में आता है वो है हमारा राणा प्रताप सागर बांध, जो कि चित्तौड़गढ़ में है। दूसरा बांध जवाहर सागर बांध है, जो कि कोटा में है। तीसरा बांध कोटा बैराज, नाम से ही स्पष्ट है कहाँ होगा, कोटा में होगा। तो सबसे पहला प्रश्न आपका यही बनता है कि नदी कहाँ से निकलती है। तो जनापाव की पहाड़ियाँ एमपी से निकलती है। राजस्थान में 84 गढ़ चित्तौड़गढ़ से ये प्रवेश करती है। फिर इसके बाद में देखिएगा ऊपर से यहाँ से एक नदी, मेज नदी जो है इसमें आकर के मिलती है, जो कि बिजोलिया भीलवाड़ा से निकलने वाली नदी है। लाखेरी बूंदी के पास में आकर के ये चंबल के अंतर्गत मिल जाती है। ये जो नदियाँ साइड में आप देख रही हैं, ये सभी इसकी सहायक नदियाँ हैं। और दोस्तों, सबसे इम्पोर्टेंट नदी हम कह सकते हैं चंबल नदी है। यहाँ से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो देखिए, सबसे पहले कौन सी मिल रही है? मेज नदी मिल रही है। उसके बाद में मुख्य मिलने वाली नदी जो है इसके अंदर वो है काली सिंध नदी। कौन सी नदी है? काली सिंध नदी है, जो एमपी में राजगढ़ देवास से निकलती है। और ये देखिएगा इस तरह से ये आती है। राजस्थान में रायपुर झालावाड़ से ये प्रवेश करती है। काली सिंध जो है राजस्थान में झालावाड़ से प्रवेश करती है। उसके बाद में इसके ऊपर एक हरिश्चंद्र बांध कोटा में भी बनता है और फिर ये नानेरा नामक स्थान पर आकर के चंबल के अंदर मिल जाती है। काली सिंध की सहायक नदियों में एक आहू नदी है, काफ़ी इम्पोर्टेंट नदी है। तो यहाँ पर देखिएगा सुसनेर एमपी से ये आहू नदी निकलती है। राजस्थान में ये नंदपुर झालावाड़ से प्रवेश करती है और उसके बाद में ये काली सिंध के अंदर मिल जाती है। काली सिंध में एक और नदी मिलती है जिसका नाम है चंद्रभागा। फिर इसकी एक मुख्य नदी जो और मिलने वाली है वो है परवन नदी, जो विंध्याचल पहाड़ियों से निकलती है, मालवा के पठार से। अजनार और घोड़ा पछाड़ 2 नदियों की एक संयुक्त धारा बनती है। उसके बाद में ये जो है परवन कहलाती है। राजस्थान में मनोहर थाना कहाँ से प्रवेश करती है दोस्तों? मनोहर थाना झालावाड़ से ये राजस्थान में प्रवेश करती है। और फिर यहाँ पर पलायता गांव 12 के अंदर जाकर के ये काली सिंध में मिल जाती है। और फिर ये काली सिंध जो जाकर के किस में मिल जाती है? चंबल में मिल जाती है दोस्तों। फिर इसके बाद में सीहोर एमपी से निकलने वाली एक और नदी है पार्वती नदी।
जो करियाहाट गांव बारा से राजस्थान में प्रवेश करती हैं और पलिया गांव सवाई माधोपुर में जाकर के ये किस में मिल जाती हैं, ये भी चंबल में मिल जाती है दोस्तों। फिर इसके बाद में एक बनास नदी जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा अफवाह तंत्र रखती है तो चंबल की ही सहायक नदी। ये खमनोर राजसमंद में निकलती है, यहाँ से निकलती हैं और ये भी आकर के किस में मिल जाती है, चंबल के अंदर मिल जाती है दोस्तों। फिर यहाँ पर एक और नदी सीप नदी है जो श्योपुर जिला पनवाड़ा गांव एमपी से निकलती है और ये सीप नदी रामेश्वरम नामक जो स्थान है सवाई माधोपुर में, वहाँ पर आकर के चंबल में मिल जाती है। और उसके बाद में चंबल जो है वो यहाँ पर यमुना नदी में मुरादगंज इटावा के अंदर जा कर के मिल जाती है दोस्तों। तो ये चंबल नदी का एक छोटा सा अफवाह तंत्र है जिसे हमने डायग्राम के माध्यम से समझा। एक बार फिर से देख लीजिएगा। तो सबसे पहले हमें ये ध्यान रखना है कि चंबल नदी कहाँ से निकलती है, जनापाव के पहाड़ियों से, और कहाँ जाती है, ये यमुना में मिल जाती है। और यमुना जो है वो कहाँ जा रही है, बंगाल की खाड़ी में, तो इसलिए हम इसको बंगाल की खाड़ी की ओर जाने वाली नदी बोलते हैं। यमुना की ये एक सहायक नदी हो गई। इसके सहायक नदियों में अगर हम ऊपर से मिलने वाली नदियों की बात करें तो यहाँ पर खमनोर से निकलने वाली एक बनास नदी है जो यहाँ पर देखिएगा मिल रही है, और एक मेज नदी है जो इस साइड से मिल रही है। बिजोलिया भीलवाड़ा से निकलने वाली ये प्रमुख नदी रहेगी दोस्तों, जो कि लाखेरी बूंदी के पास में आकर के जो है चंबल में मिल जाती है। इसकी एक मुख्य नदी जो रह गई मिलने वाली काली सिंध नदी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। काली सिंध की सहायक नदी आहू है, परवन है, चंद्रभागा है। ये तीन नदियाँ इसमें मिलती हैं और फिर संयुक्त रूप से ये नानेरा नामक स्थान पर जाकर के ये चंबल नदी में मिल जाया करती हैं। फिर एक पार्वती नदी है, फिर एक सीप नदी है दोस्तों। यहाँ पर बाएं से दाएं या दाएं से बाएं इस तरह से भी आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकती हैं कि आप ऐसे पार करोगे तो पहले नदी कौन सी आएगी, दूसरी कौन सी आएगी, तीसरी कौन सी आएगी। पहले काली सिंध है, फिर पार्वती है, फिर सीप है। यहाँ आप इसको दूसरी परवन ले सकते हैं, ये तीसरी ले सकते हैं, ये चौथी ले सकते हैं। इस प्रकार से भी देख सकते हैं, काली सिंध, परवन, पार्वती, सीप, है ना। जैसे भी क्वेश्चन आए, ऑप्शन आएंगे, ये डायग्राम आपके दिमाग में है तो आराम से आप सारी चीज़ों को निकाल लेंगे। अब चलिएगा एक एक नदी को हम अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं, देखते हैं उसके इम्पोर्टेंट फैक्ट कौन से हैं। तो सबसे पहले हम बात करें चंबल का जो हमारा प्राचीन नाम है, चंबल नदी का प्राचीन नाम क्या है, चर्मणवती। याद रखिएगा, चंबल नदी का पुराना नाम क्या है, प्राचीन नाम क्या है, चर्मणवती है। इसे राजस्थान की कामधेनु भी कहते हैं। अगर आपसे पूछा जाए राजस्थान की कामधेनु कौन सी नदी है या राजस्थान की कौन सी नदी कामधेनु के नाम से भी जानी जाती है, तो हमारा आंसर होगा चंबल नदी। ये 12मासी नदी है, नित्यवाही नदी है। यानी इस प्रकार से हम नहीं कह सकते, जैसे कुछ नदियों में, राजस्थान के बहुत सी नदियाँ ऐसी है जिनमें बरसात आती है तो पानी आता है, बरसात नहीं होती तो फिर वो सूखी पड़ी रहती है। ये 12मासी नदी है, यहाँ पर हमेशा पानी बहता रहता है। ये राजस्थान की सबसे लंबी नदी है, यहाँ ध्यान दीजिएगा। अगर आपसे पूछा जाए राजस्थान की सबसे लंबी नदी तो आपका आंसर होगा चंबल, और अगर आपसे पूछा जाए राजस्थान में सबसे लंबी नदी तब आपका आंसर हो जाता है बनास। क्यों? क्योंकि राजस्थान में से ये बहती तो है चंबल नदी, लेकिन न तो इसका उद्गम राजस्थान में है और न ही विलय राजस्थान में होता है, लेकिन बनास का उद्गम राजस्थान से और राजस्थान में ही ये चंबल में मिल जाती है। तो इसका पूरा अपवाह तंत्र जो है चंबल का राजस्थान में नहीं है, लेकिन बनास का राजस्थान में है। इसलिए अगर आपसे पूछा जाए राजस्थान में सबसे बड़ी नदी, लंबी नदी, तब तो हो जाएगा बनास। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए राजस्थान की सबसे लंबी नदी तो आपका जो आंसर होगा मेरे प्यारे दोस्तों वो हो जाएगा चंबल। आगे बढ़ते हैं। इसकी कुल लंबाई की 1051 किलोमीटर है, जिसमें से 320 किलोमीटर मध्य प्रदेश में है, 322 किलोमीटर राजस्थान में है, 252 अंतर्राज्यीय बॉर्डर बनाती है और 157 जो है ये उत्तर प्रदेश के अंदर रह जाती है दोस्तों। तो ये है, कुछ जगह आपको इसका जो है 950 के आसपास भी मिल जाएगा, ये ऑथेंटिक है। बाकी जैसा ऑप्शन में आए उसके ऊपर डिपेंड करेगा, जो सरकारी आंकड़े हैं उसी के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। 1051 किलोमीटर है ये। अगर ये नहीं हो तो फिर वो दूसरा आंकड़ा आप देख लीजिएगा। ये राजस्थान की एकमात्र नदी ऐसी है जो अंतर्राज्यीय सीमा बनाती है। यानी
राज्यों के बीच में ये सीमा बनाने का काम करती है, ऐसी ये एकमात्र नदी मानी जाती है। इसके अफवाह तंत्र की बात करें तो कैसा है, वृक्षाकार है। अभी हमने देखा ना, इस तरह से जा रही है, एक मेज आ गई, बनास आ गई, काली सिंध आ गई, आहू और परवन, इस प्रकार से नदियाँ इसमें बनती हैं। तो ये एक प्रकार से जो है वृक्ष के आकार की हमें दिखाई देती है। आपसे पूछा जाए निम्न में से कौन सी नदी का जो अपवाह क्षेत्र है वो वृक्षाकार है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, चंबल नदी हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर सबसे ज़्यादा मगरमच्छ पाए जाते हैं और सबसे ज़्यादा घड़ियाल पाए जाते हैं। तो मगरमच्छ या घड़ियाल की अगर हम बात करें तो उसके लिए चंबल नदी जानी जाती है और इसे हम घड़ियालों की प्रजनन स्थली भी कहते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि घड़ियालों की प्रजनन स्थली कौन सी है तो आपका आंसर होना चाहिए चंबल नदी जो है वो घड़ियालों की प्रजनन स्थली है। अब इसमें कौन कौन से क्वेश्चन यहाँ से आपसे बनते हैं, एक बार फिर से आप इसको देख लीजिएगा। प्राचीन नाम चरणवती, कामधेनु, चंबल, बारहमासी नित्यवाही नदी है, राजस्थान की सबसे लंबी नदी है, 1051 किलोमीटर हो गई। एकमात्र नदी है जो अंतर्राज्यीय सीमा बनाती है, आकार इसका वृक्षाकार है और ये घड़ियालों की प्रजनन स्थली के रूप में जानी जाती है क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा मात्रा में आपको मगरमच्छ और घड़ियाल देखने को मिलते हैं। यह अपने बहाव क्षेत्र में अवनालिका अपर्दन करती है और गहरे गड्ढे बना देती है, जिसे बीहड़ कहते हैं। अगर आपसे पूछा जाए भी सबसे ज़्यादा अवनालिका अपर्दन तो इसी से होता है। अवनालिका अपर्दन कौन सा होता है, जल धारा से होने वाला तेज प्रवाह है इसका प्रवाह बहुत ज़्यादा तेज है जिसके कारण ये मिट्टी का कटाव कर देती है, तो कंकर पत्थर खाली रह जाते हैं और उन कंकर पत्थर रह जाने, मिट्टी तो चली गई, वो एक अनुपजाऊ सा बीहड़ का क्षेत्र वहाँ पर रह जाता है, गहरे गड्ढे बन जाते हैं जो न तो खेती के काम आते हैं दोस्तों। तो इस क्षेत्र को हम बीहड़ के नाम से जानते हैं। और अगर आपसे पूछा जाए राजस्थान में सबसे ज़्यादा बीहड़ यानी ऐसा क्षेत्र कहाँ है, तो करौली में है, धौलपुर में है और सवाई माधोपुर में है। अब हम बात करें कि चंबल का उद्गम कहाँ से होता है, तो चंबल का उद्गम मध्य प्रदेश के इंदौर जिले के महू के निकट विंध्याचल पर्वत में स्थित 616 मीटर ऊंची जनापाव की पहाड़ी से होता है। तो इसको इस तरह से याद रखेंगे, चंबल नदी का उद्गम कहाँ, जनापाव की पहाड़ियों से। जनापाव की पहाड़ कितना ऊंचा है, 616 मीटर है। किस पर्वत श्रृंखला का भाग है, विंध्याचल पर्वत श्रृंखला का भाग है। कौन सा जिला, महू, किसके निकट, महू के निकट। जिला कौन सा, इंदौर, और राज्य कौन सा है, मध्य प्रदेश, यानी एमपी से निकलती है। एमपी से पहाड़ कौन सा हो गया, जनापाव, जो कि विंध्याचल का भाग है और इंदौर जिले के महू के पास से ये निकलती है। यहाँ से निकलने के बाद ये मंदसौर जाएगी, फिर मानपुरा, भानपुरा के पठारों के मध्य बहती है। यहाँ पर इस पर गांधी सागर बांध बना हुआ है। हमने देखा था 4 बांध है, इसमें से 4 में से 1 बांध तो जो है वो एमपी में रह गया और 3 जो बांध है वो हमारे राजस्थान में है। राजस्थान में ये चित्तौड़गढ़ जिले के भैंसरोडगढ़ के नज़दीक से 84गढ़ नामक स्थान है, वहाँ से प्रवेश करती है। राजस्थान में कहाँ से प्रवेश करती है, 84गढ़ से। 84गढ़ कहाँ है, भैंसरोडगढ़ में है। भैंसरोडगढ़ कहाँ है, चित्तौड़गढ़ में है। अब देखते हैं यहाँ से आपसे प्रश्न जो बनते हैं, जो पूछा जा सकता है। सबसे ज़्यादा अवनालिका अपर्दन या अवनालिका अपर्दन कौन सी नदी करती है, तो चंबल हो गई। ये क्या बनाती है, बीहड़ बनाती है। सबसे ज़्यादा बीहड़ कहाँ है, करौली, धौलपुर और सवाई माधोपुर। बाकी ये चीज़ हमने जब भौतिक प्रदेश देखे थे तो वहाँ पर भी हमने इसको डिस्कस किया था। उद्गम कहाँ से होता है, जनापाव की पहाड़ियों से। जनापाव की पहाड़ियाँ कहाँ है, मध्य प्रदेश में है। कौन से ज़िले में, इंदौर में है। कौन से स्थान के निकट है, महू के निकट है, जो कि विंध्याचल का ही एक भाग है। उसके बाद में ये मंदसौर में मानपुरा और भानपुरा के पठारों के मध्य बहती है। यहाँ इस पर जो है गांधी सागर बांध बना हुआ है। गांधी सागर बांध कहाँ है, एमपी में है। अब सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि राजस्थान में ये कहाँ से प्रवेश करती है, तो 84गढ़ से प्रवेश करती है। 84गढ़ भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ के अंदर स्थित है दोस्तों। भैंसरोडगढ़ से 5 किलोमीटर आगे चल के ये चूलिया जलप्रपात बनाती है, जो 18 मीटर ऊंचा है। अगर आपसे पूछा जाए चूलिया जलप्रपात कौन सी नदी पे है, तो आपका आंसर हो जाएगा चंबल नदी पर। और अगर आपसे पूछा जाए भी चंबल नदी कौन सा जलप्रपात बनाती है, तो चूलिया जलप्रपात हो जाएगा। किसी तरह से घुमा के पूछे, आपका आंसर यही होना चाहिए।
है कहाँ? चित्तौड़गढ़ में। ये राजस्थान का सबसे ऊंचा और देश का 5वें नंबर का जलप्रपात है। अगर आपसे पूछा जाए कि राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, तो चूलिया है, 18 मीटर ऊंचा है। कितना ऊंचा है दोस्तों? 18 मीटर ऊंचा है ये जलप्रपात, जो कि राजस्थान में है, भैंसरोडगढ़ के पास में रह गया, और ये जो है वो चंबल नदी के द्वारा बनाया जाता है। अब राजस्थान में रावतभाटा के पास अगर हम बात करें तो सबसे पहले राणा प्रताप सागर बांध बना हुआ है। कौन सा बांध बना हुआ है? राणा प्रताप सागर बांध जो है इसके ऊपर बना हुआ है। ये राजस्थान का सर्वाधिक भराव क्षमता वाला बांध है। अगर आपसे पूछा जाए राजस्थान का सर्वाधिक भराव क्षमता वाला बांध कौन सा है, तो कौन सा बांध होगा? राणा प्रताप सागर बांध होगा। कोटा में इसी के किनारे बोरावास नामक स्थान है, जहां पर जवाहर सागर बांध बना हुआ है। जवाहर सागर बांध कहाँ बना हुआ है? कोटा में। पहला बांध राजस्थान का राणा प्रताप सागर, और दूसरा जो बांध है वो कौन सा है? जवाहर सागर बांध है। ये एक पिकअप प्रकार का बांध है। कोटा के निकट इस पर कोटा बैराज कोटा बांध बना है, जिसका कैचमेंट एरिया सर्वाधिक है। अगर आपसे पूछा जाए कैचमेंट यानी जो बहाव क्षेत्र है, या हम कहें जहाँ से वो सबसे ज़्यादा पानी लेता है, तो कोटा बैराज बांध जो है वो कोटा बैराज का जो कैचमेंट एरिया है वो सबसे ज़्यादा है दोस्तों। फिर देखिएगा चंबल जो है सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर बहती हुई अंत में उत्तर प्रदेश के इटावा के मुरादगंज के निकट यमुना में मिल जाती है, जैसा हमने डायग्राम में भी इसको देखा था दोस्तों। कोटा, जिसे राजस्थान का कानपुर कहते हैं, चंबल के किनारे स्थित है। चंबल के किनारे कौन सा शहर है? कोटा। कोटा को हम क्या कहते हैं? राजस्थान का कानपुर भी कहते हैं। तो चंबल नदी 84गढ़ से भैंसरोडगढ़ के मध्य चित्तौड़गढ़ जिले में गोर्ज बनाती है। तो दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कौन सी नदी निम्न में से गोर्ज बनाती है राजस्थान की, तो आपका आंसर होगा चंबल नदी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार परीक्षा में आपसे पूछा गया है। चंबल परियोजना की अगर हम बात करें तो गांधी सागर मंदसौर एमपी में है, राणा प्रताप सागर चित्तौड़गढ़ में है, जवाहर सागर कोटा में है, और कोटा बैराज जो है वो कोटा में है। ये 4 बांध है चंबल परियोजना में जिनको हमने डिस्कस किया था। ये एक एमपी का है, ये 3 जो है हमारी कहाँ रह गए? राजस्थान में रह गए। ये केवल सिंचाई सुविधा के लिए निर्मित किया गया है। इनमें से 8 नहरें निकाली गई हैं कोटा वाले में से। चंबल नदी राजस्थान में चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर में बहती है। ये आपको याद होना चाहिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6 कहाँ कहाँ बहती है? चित्तौड़, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर में बहती है। चंबल नदी राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश राज्य में बहती है। स्टेट की बात करें तो राजस्थान, एमपी, उत्तर प्रदेश। एमपी से निकली, राजस्थान में गई और यूपी में जाकर के ये यमुना में मिल गई। चंबल की सहायक नदियों की अगर हम बात करें तो चंबल की सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं, जिसमें से मेज है, बिजोलिया भीलवाड़ा से उद्गम होता है, लाखेरी बूंदी में इसका विलय चंबल में हो जाता है। बनास की हम बात करें तो खमनोर राजसमंद से ये निकलती है, रामेश्वरम सवाई माधोपुर में जो है इसका विलय चंबल में हो जाता है। सीप नदी की बात करें धौलपुर से निकलती है, रामेश्वरम सवाई माधोपुर में इसका विलय हो जाता है। चाकन नदी बूंदी से निकलती है और कर्णपुरा सवाई माधोपुर में इसका विलय हो जाता है। ब्राह्मणी नदी की बात करें हरिपुरा चित्तौड़गढ़ से ये निकलती है, भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ में इसका विलय हो जाता है चंबल में। काली सिंध देवास एमपी से निकलती है, चित्तौड़गढ़ में ये जाकर के किस में मिल जाती है? चंबल में मिल जाती है। छोटी काली सिंध एमपी से निकलती है, चित्तौड़ में मिलती है। आलनिया चित्तौड़ से निकलती है, कोटा में जाकर के चंबल से मिल जाती है। शिवना प्रतापगढ़ से निकलती है और ये गांधी सागर में जाकर के मिलती है। पार्वती जो है सीहोर एमपी से निकलती है और पलिया सवाई माधोपुर में जाकर के ये जो चंबल में मिल जाती है। औराई नदी है चित्तौड़ से निकलती है और कोटा में जाकर के ये चंबल में विलय हो जाती है। चंबल की सहायक नदियाँ हैं, इन्हें अपने एक एक करके भी डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम इनमें से जो मुख्य नदियाँ हैं उनकी बात करें तो सबसे पहले हम मेज नदी की बात कर लेते हैं दोस्तों। चंबल की सहायक नदी है मेज। मेज जो है वो कहाँ से निकलती है? भीलवाड़ा बिजोलिया, आपको याद होगा भीलवाड़ा के बिजोलिया
से ये निकलती है और लाखेरी बूंदी में जाकर के ये किस में मिल जाती है, चंबल में मिल जाती है। तो कहाँ से निकलती है, बिजोलिया भीलवाड़ा से निकलती है और लाखेरी बूंदी में आकर के ये चंबल में मिल जाती है। दोस्तों मेज की सहायक नदियाँ कौन सी है, मांगली है और कुराल है। कौन सी है, मांगली और कुराल नदियाँ हैं, वो भी इसी क्षेत्र के अंतर्गत बहती है। दोस्तों मांगली नदी पर बूंदी में कौन सा जलप्रपात बना हुआ है, भीमलत जलप्रपात। अगर आपसे पूछा जाए भीमलत जलप्रपात कौन सी नदी पर बना हुआ है, मांगली नदी पर बना हुआ है और ये किसकी सहायक नदी है, मेज की ही सहायक नदी है। दोस्तों मेज की सहायक नदियाँ कौन सी हैं, मेज की सहायक नदियाँ एक तो है मांगली और एक है कुराल। तो यहाँ हमें याद क्या रखना है, सबसे पहले कि मेज निकलता कहाँ से है, तो मेज नदी जो निकलती है वो भीलवाड़ा की बिजोलिया से निकलती है। कहाँ मिलती है, लाखेरी बूंदी, सीमेंट वाला है तो याद रह जाएगा। इसी के साथ साथ अगर आपसे पूछा जाए सहायक नदियाँ कौन सी हैं, तो मांगली और कुराल जो है वो इसकी सहायक नदियाँ हैं। इसमें से मांगली नदी जो है जिस पर भीमलत जलप्रपात बना हुआ है। एक बार फिर से आप इस डायग्राम को देख सकते हैं कि एमपी जनापाव से ये निकली, ये आपका गांधी सागर बांध जो कि एमपी में है, गांधी सागर बांध एमपी में है। 84 गढ़ से इसने प्रवेश किया। पहले आया राणा प्रताप सागर बांध, फिर आया जवाहर सागर बांध और फिर आया कोटा बैराज। ये दोनों कहाँ रह गए, ये दोनों कोटा में है। राणा प्रताप सागर कहाँ रह गया, चित्तौड़गढ़ में रह गया। अभी हमने इस बिजोलिया वाली मेज नदी की बात की थी, लाखेरी बूंदी में आकर के ये देखिएगा यहाँ पर मिल रही है। ये हमारी देखिए काली सिंध नदी ये जा रही है, कहाँ से निकली, राजगढ़ देवास एमपी से निकली और इसमें एक तो सबसे पहले परवन मिल गई। परवन कहाँ से निकलती है, विंध्याचल मालवा के पठार से निकलती है। मनोहर थाना से राजस्थान में झालावाड़ से ये प्रवेश करती है। पलायता गांव के अंदर ये जाकर के, पलायता गांव 12 में जाकर के ये काली सिंध में मिल जाती है। आहू की बात करें तो सुसनेर एमपी से निकलती है ये आहू नदी और आकर के ये कहाँ मिल गई, ये भी काली सिंध में मिल जाती है। राजस्थान में नंदपुर झालावाड़ से ये प्रवेश करती है। ये फिर एक चंद्रभागा है जो इसमें देखिए मिल रही है और ये जो काली सिंध है वो नानेरा नामक स्थान पर आकर के चंबल में मिलती है। फिर हमने बात की पार्वती नदी की, सीहोर एमपी से ये निकलती है और करियाहट गांव 12 से राजस्थान में प्रवेश करती है। पालिया गांव सवाई माधोपुर में ये जाकर के चंबल में विलीन हो गई। इसी प्रकार से खमनोर राजमंद से ये नदी निकलती है बनास और यहाँ पर रामेश्वरम जो है वहाँ पर आकर के ये मिल जाती है, त्रिवेणी संगम। यहाँ सीप नदी जो है वो एमपी से निकलती है और रामेश्वरम में आकर के मिलती है और इस प्रकार से चंबल नदी अंत में जाकर के यमुना नदी में मिल जाती है। दोस्तों ये डायग्राम आप हाथ से बना लेंगे तो चीज़ें आपको अच्छे से याद रह जाएगी। फिर उसके बाद में हम जिस नदी की बात करें वो है पार्वती नदी। यहाँ पर आप देख पा रही हैं पार्वती नदी कहाँ है, ये रही पार्वती नदी। इसकी अपने बात कर चुके हैं। पार्वती नदी कहाँ से निकलती है, तो एमपी के देवास जिले में सीहोर क्षेत्र से निकलती है। पार्वती नदी कहाँ से निकलती है, एमपी में सीहोर क्षेत्र से निकलती है। राजस्थान में कहाँ से प्रवेश करती है, तो 12 के करियाहट गांव से ये राजस्थान में प्रवेश करती है। तो सबसे पहली बात निकलती कहाँ से है, सीहोर क्षेत्र एमपी से निकलती है और राजस्थान में कहाँ से प्रवेश करती है, तो 12 के करियाहट गांव से ये प्रवेश करती है। यहाँ से फिर ये मध्य प्रदेश और कोटा की सीमा बनाती है और उसके बाद में सवाई माधोपुर के निकट पलिया गांव है, अभी हमने बात की थी, वहाँ पर जाकर के चंबल के अंदर ये विलीन हो जाती है, वहाँ पर उसका विलय हो जाता है। दोस्तों पार्वती की सहायक नदियों में बेंथली के किनारे बेंथली परियोजना बनी हुई है। बिलास नदी के किनारे बिलास परियोजना, लहासी नदी के किनारे लहासी परियोजना बनी हुई है। ये पार्वती की सहायक नदियाँ हैं। इन नदियों के नाम पे ही हैं दोस्तों, तो नाम से ही है तो अपना काम हो जाएगा, विशेषतः यहाँ कुछ याद नहीं रखना। बिलास परियोजना बिलास नदी के किनारे, लहासी लहासी के और बेंथली बेंथली के किनारे हैं। तीनों 12 जिले में स्थित है। ये तीनों ही नदियाँ कहाँ हैं, 12 जिले में हैं। बेंथली, बिलास और लहासी पार्वती की सहायक नदियाँ हैं जिन पर इन्हीं के नाम से परियोजनाएं बनी हुई हैं और ये तीनों 12 जिले में स्थित हैं। ये जो है नदी राजस्थान और मध्य प्रदेश के मध्य 2 बार सीमा बनाती है, ये याद रखने वाला फैक्ट है। फिर इसके बाद में हम काली सिंध की बात करें। हमने देखा था जैसे ही चंबल आती है तो इसमें काली सिंध आकर के मिलती है, एक परवन और एक आहू नदी इसके अंतर्गत आकर के मिलती है।
तो काली सिंध नदी एमपी के देवास जिले के बागली गांव से निकलती है। कहाँ से निकली? मध्य प्रदेश के देवास जिले के बागली गांव से निकली और झालावाड़ के रायपुर नामक स्थान से राजस्थान में प्रवेश करती है। ऐसे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। सबसे पहली बात कि ये निकलती कहाँ से है? बागली गांव। तो चंबल और चंबल की सहायक नदियाँ एमपी ही है इसके नीचे, तो एमपी से ही आती हैं, ये याद रखिएगा। विशेषता बागली गांव से निकलती है। राजस्थान में कहाँ से प्रवेश करती है? तो झालावाड़ के रायपुर नामक स्थान से ये राजस्थान में प्रवेश करती है। झालावाड़ शहर जो है वो गागरोन नदी के किनारे ही झालावाड़ शहर और गागरोन दुर्ग जो है वो काली सिंध के किनारे ही बने हुए हैं। कोटा झालावाड़ की सीमा बनाने के बाद ये कोटा के नानेरा नामक स्थान पर आकर के किस में मिल जाती है? चंबल में मिल जाती है। कोटा के नानेरा, ये एमपी से निकली। इस प्रकार से ये जो आकर के नानेरा नामक जो स्थान है वहाँ पर ये एमपी से निकलती है। इसमें काली सिंध के अंदर देखिएगा परवन और आहू दो नदियाँ मिलती हैं। झालावाड़ में काली सिंध परियोजना का निर्माण किया गया। अगर आपसे पूछा जाए काली सिंध परियोजना कहाँ है, तो काली सिंध परियोजना जो है वो झालावाड़ में रहेगी। प्यारे दोस्तों, ये आप देख सकते हैं, ये आपकी काली सिंध नदी रायपुर झालावाड़ से ये देखिए निकल रही है और राजगढ़ देवास से ये यहाँ पर निकल रही है। रायपुर राजगढ़ देखिए देवास है ना, कहाँ से निकलती है? देवास जिले के बागली गांव से। देवास जिले के बागली गांव से निकलती है। रायपुर जो आपका झालावाड़ में रह गया, वहाँ से राजस्थान में प्रवेश करती है काली सिंध और नानेरा नामक स्थान पर जाकर के ये किस में मिल जाती है? चंबल में देखिए मिल जाती है। और झालावाड़ शहर और गागरोन दुर्ग इसी के किनारे बने हुए हैं। इसी के ऊपर काली सिंध परियोजना है। सहायक नदी आप देख पा रहे हैं, ये परवन नदी हो गई और ये आहू नदी हो गई। एक ये आपकी चंद्रभागा नदी हो गई। आहू नदी की हम बात करें तो काली सिंध की सहायक नदी आहू मध्य प्रदेश के सुसनेर क्षेत्र से निकलती है। झालावाड़ जिले के नंदपुर नामक स्थान से राजस्थान में प्रवेश करती है। यही सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं इस टॉपिक के कि कहाँ से निकलते हैं, राजस्थान में कहाँ से प्रवेश करती हैं। तो एमपी के सुसनेर से निकलती है, नंदपुर झालावाड़ से राजस्थान में प्रवेश करती है और यहाँ से यह झालावाड़ में स्थित गागरोन नामक स्थान पर काली सिंध के अंदर जाकर के मिल जाती है। देखिए नंदपुर से राजस्थान में प्रवेश किया, फिर झालावाड़ में स्थित गागरोन नामक स्थान पर यह काली सिंध में मिल जाती है। काली सिंध और आहू के संगम पर ही कौन सा दुर्ग बना हुआ है? गागरोन का दुर्ग। अभी हमने कहा था ना, गागरोन का दुर्ग और झालावाड़ शहर दोनों काली सिंध के किनारे हैं। आहू की सहायक नदी पीपलाद पर पीपलाद परियोजना बनी हुई है। छोटी सी नदी है, अलग से कुछ हमें इसमें याद करने की आवश्यकता नहीं है। ये आपकी काली सिंध नदी और ये काली सिंध के अंदर सुसनेर एमपी से आहू नदी निकलती है। नंदपुर झालावाड़ से ये राजस्थान में प्रवेश करती है और फिर देखिए ये काली सिंध के अंदर जा कर के मिल जाती है दोस्तों। कहाँ मिल जाती है? ये काली सिंध में ही मिलती है दोस्तों। कहाँ पर? झालावाड़ में, ये जहाँ पर मिलती है गागरोन में। ये देखिए काली सिंध और आहू के संगम पर यहीं पर कौन सा दुर्ग बना हुआ है? गागरोन का दुर्ग जो है वो यहीं पर बना हुआ है। परवन नदी की बात करें तो काली सिंध की ही सहायक नदी है परवन नदी। इसका उद्गम जो है मध्य प्रदेश के मालवा के पठार से होता है। अजनार और घोड़ा पछाड़ दो नदियाँ ऐसे मिलती हैं और फिर ये परवन नदी कहलाती है। और आगे ये आने वाली जो काली सिंध नदी है, काली सिंध नदी के अंदर आकर के ये मिल जाती है। तो एक प्रकार से काली सिंध की सहायक नदी है। इसका जो उद्गम है वो एमपी में ही मालवा के पठार से होता है। यह राजस्थान में झालावाड़ जिले के मनोहर थाना तहसील के खरीबोर नामक स्थान से प्रवेश करती है। झालावाड़ से ये राजस्थान में प्रवेश करती है। एमपी से होता है। घोड़ा पछाड़ और अजनार दो संयुक्त धारा के रूप में होता है और ये राजस्थान में खरीबोर नामक स्थान से, मनोहर थाना के खरीबोर नामक स्थान से प्रवेश करती है। मनोहर थाना का दुर्ग जो है वो झालावाड़ में परवन और कालीखो नदी के संगम पर बना हुआ है। याद रखिएगा, मनोहर थाना का दुर्ग कहाँ है? झालावाड़ में है, जो कि परवन और कालीखो नदी के संगम पर बना हुआ है। इसके बाद में देखिएगा यह नदी सांपों की शरण स्थली के नाम से प्रसिद्ध शेरगढ़ अभयारण्य से, कौन से अभयारण्य से गुजरती है? ये शेरगढ़ अभयारण्य 12 में जो है वहाँ से गुजरती है। और
पलायता बारा के समीप रामगढ़ नामक स्थान पर ये काली सिंध में जा कर के मिल जाती है दोस्तों। ये थोड़ा सा आपको समझ में आना चाहिए। परवन नदी इस प्रकार से निकली, फिर ये काली सिंध में मिल जाती है, 2 धाराओं के रूप में ये आती है। राजस्थान में ये मनोहर थाना से ये प्रवेश करती है और मनोहर थाना दुर्ग जो है वो परवन और कालीखो के संगम पे है। इसके बाद में ये पलायता नामक जो स्थान है वो वहाँ पर बारा में आकर के ये जो है काली सिंध में मिल जाती है। इस प्रकार से काली सिंध की सहायक नदी है दोस्तों। इसके बाद में देखिएगा बारा जिला जो है वो काली सिंध, पार्वती और परवन नदियों के बीच में स्थित है। ये भी एक बहुत अच्छा फैक्ट है। बारा जिला काली सिंध, पार्वती और परवन नदियों के बीच में स्थित है। यहाँ से भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अच्छे अच्छे क्वेश्चन यहाँ से जो बनते हैं। उद्गम कहाँ से होता है? एमपी के मालवा के पठार से होता है। कौन सी 2 धाराओं के रूप में? अजनार और घोड़ा पछाड़ के संयुक्त धारा के रूप में होता है। राजस्थान में झालावाड़ के मनोहर थाना तहसील के खरीबोर से प्रवेश करता है। परवन और कालीखो के संगम पर स्थित है मनोहर थाना का दुर्ग जो कि झालावाड़ में है। ये सांपों की शरण स्थली के रूप में जाना जाता है। किस रूप में? सांपों की शरण स्थली के रूप में जाने जाने वाले शेरगढ़ अभयारण्य बारा से होकर ये पलायता बारा के समीप रामगढ़ नामक स्थान पर ये काली सिंध के अंदर जाकर के मिल जाती है दोस्तों। इसके बाद में अगली नदी की हम बात करें तो वो आ गई हमारी नीमाज नदी। नीमाज नदी परवन की सहायक नदी है। ये मध्य प्रदेश की विंध्याचल की पहाड़ियों में मानपुरा तहसील के राजगढ़ से निकलती है और झालावाड़ जिले में कोलू खेड़ी के नामक राजस्थान में ये प्रवेश करती है। अभी तक परीक्षाओं में कम पूछी गई है, इसलिए हो सकता है नेक्स्ट टाइम आ जाए। तो सबसे पहले हमें याद रखना है इसका उद्गम कहाँ से होता है। उद्गम एमपी से ही है, विंध्याचल की पहाड़ियों से ही है, मानपुरा से है। कहाँ से है दोस्तों? मानपुरा से। और राजस्थान में कहाँ से प्रवेश करती है? राजस्थान में झालावाड़ से प्रवेश करती है, कोलू खेड़ी स्थान से। कौन से स्थान से? कोलू खेड़ी नामक स्थान से है, वहाँ पर ये राजस्थान में प्रवेश करती है। उसके बाद ये झालावाड़ अकलेरा में आकर के परवन में मिल जाती है। झालावाड़ में ही आती है, झालावाड़ में ही आकर के ये जो है परवन नदी में मिल जाएगी दोस्तों। इसके बाद में हम बात करते हैं एक और नदी के विषय में जो हमारी है बामनी या फिर ब्राह्मणी नदी के नाम से हम इसे जानते हैं। इसका जो उद्गम है वो चित्तौड़गढ़ जिले में हरिपुरा गांव से होता है। कहाँ से होता है प्यारे दोस्तों? चित्तौड़ से ही होता है, हरिपुरा गांव से होता है। यहाँ से ये नदी बहते हुए चित्तौड़गढ़ में भैंसरोडगढ़ दुर्ग के समीप आकर के चंबल में मिल जाती है। कहाँ पर? चित्तौड़गढ़ में भैंसरोडगढ़ दुर्ग के समीप ये आकर के चंबल में मिलती है। भैंसरोडगढ़ जो है वो ब्राह्मणी और चंबल नदी के किनारे पर अवस्थित है। भैंसरोडगढ़ कहाँ है दोस्तों? ब्राह्मणी और चंबल नदी के किनारे पर स्थित है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की क्लास जिसमें हमने मुख्यतः चंबल नदी के विषय में डिस्कस किया। चंबल की सहायक नदियों को हमने डिस्कस कर लिया। जैसे एक और नदी हमारी बनास रह जाती है, उसके बाद में ये हमारा टॉपिक अगली वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों। मुझे उम्मीद है सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में नहीं आ रही होंगी। और दोस्तों अगर नहीं आ रही हैं तो कमेंट करके बताइएगा। अगर कुछ समझ में नहीं आया तो वीडियो को दोबारा देखिएगा, अच्छे से सारी चीज़ें लर्न आपको हो जाएंगी। बार बार दोहराते रहें, नदियों को डायग्राम के माध्यम से याद करेंगे तो आपको अच्छे से याद होगी। डेफिनेट एक उलझा हुआ सा टॉपिक है क्योंकि बहुत सारी नदियाँ हैं, इसलिए थोड़ी मेहनत आपको यहाँ पर ज़्यादा करनी पड़ती होती है दोस्तों। तो दोस्तों टेलीग्राम चैनल से आप जुड़ जाइएगा क्योंकि वहाँ पर आपको जो क्लासेस की इन्फॉर्मेशन है वो मिलते रहती है और भी बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर आपको अवेलेबल करवाई जाती है। करंट अफेयर्स आदि चीज़ों के लिए PDF के लिए आप हमारी एंड्रॉयड एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नए तथ्यों के साथ, कुछ और नई जानकारी के साथ। तब तक यूँ ही बने रहे हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच।